अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात कर लेते हैं शरद पवार की। हालांकि जहां चुनाव हो रहा है उनमें से कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां शरद पवार गए हों या चुनाव प्रचार कर रहे हों या उनका कोई सीधा संबंध हो उससे, लेकिन शरद पवार तो शरद पवार हैं। उनकी अपनी एक अदा है, एक स्टाइल है और मराठा सरदार हैं वो। और उनके जैसी बुद्धि राजनीति में मुझे लगता है हाल फिलहाल जो अभी का माहौल है उसमें इस देश में कोई नहीं होगा जो उनके मुकाबले ठहर सके। वो बार बार जब भी मौका मिलता है ये साबित कर देते हैं कि असली जो समझ है राजनीति की वो उन्हीं के पास है। अब कैसे? लोग कहते हैं अहमद पटेल ने अपना राज्यसभा का चुनाव जीत लिया और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और गुजरात के बड़े कद्दावर नेता हैं उनको पटकनी दे दी। उन्होंने अजित पवार चले गए देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बना ली और उसके बाद कुछ ही घंटे बाद लौट के वापस आ गए शरद पवार के पास और दूसरी सरकार बन गई उद्धव ठाकरे की। तो ये इसके पीछे लोग देखते हैं कि ये दिमाग दरअसल किसके पास हो सकता है, कौन ऐसा कर सकता है। बहुत लोग राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं, माना जाता है कि उनके जैसा कोई है नहीं समझ वाला, उनकी जैसी सोच वाला। लेकिन अगर आप मुकाबला करने बैठेंगे तो शरद पवार सब पर 20 पड़ेंगे और इसीलिए चर्चा शरद पवार की। अब देखिए, शरद पवार ये महान देश है भारत और इसमें एक परंपरा चली आती है गुरु शिष्य की। जब तक बढ़िया गुरु नहीं मिलेगा शिष्य भटकता रह जाएगा, वो कोयला ही रहेगा, हीरा नहीं बन पाएगा। और गुरु भी ढूंढता रहता है कि कहीं ऐसा शिष्य न मिल जाए कि जो दो कूप परंतियां वो दोनों कुएं में चले जाएं, ठेल ठाल के चेलाई गुरु को ले जाए कुएं में गिरा दे। ऐसा भी होता है, हो चुका है। तो वो ना होने पाए इसलिए गुरु की चिंता यह रहती है कि एक योग्य शिष्य उसको प्राप्त हो जाए। अब देखिए शरद पवार ने क्या किया। बंगाल में चुनाव हो रहा है, उनको कुछ लेना लादना नहीं। उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को समर्थन की घोषणा तो कर दी लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया। अब तो उनकी तबीयत खराब है, एक ऑपरेशन होना है उनका, तो शायद वो जा भी नहीं पाएंगे बंगाल के चुनाव में प्रचार करने। जिस तरह की उनकी सोच थी कि वो वहाँ जाएंगे और तृणमूल के समर्थन में रैली करेंगे, अब वो नहीं होने वाला है। लेकिन उन्होंने एक बयान दे दिया, देखने में ऊपर से लगता है बड़ा साधारण सा बयान है। उन्होंने कहा कि असम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में जहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन सब में, और असम में तो बीजेपी जीतेगी लेकिन बाकी 4 में, पुडुचेरी में भी हार जाएगी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी असम को छोड़ के कहीं है ही नहीं तो हार कैसे जाएगी। लेकिन आप राजनीति देखिए इसके पीछे की, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने का प्रयास देखिए और ये देखिए कि उनकी बात अंततः सही साबित होगी। हो सकती है कि ऐसा हो जाए कि असम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता अपनी बरकरार रखे और बाकी जगह, कुछ जगह लड़कर, कुछ जगह बिल्कुल खराब प्रदर्शन करते हुए जिसमें उसको कुछ न मिले, सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ जाए, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो शरद पवार एकदम गलत साबित होंगे ये नहीं है, लेकिन शरद पवार के बयान के पीछे का तर्क देखिए, चालाकी देखिए। तो ये कह रहे हैं कि उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी जहां उसको हारना ही है। तो ये जो है ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव डालना है भारतीय जनता पार्टी पर, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ आ रही। खास तौर पर महाराष्ट्र के प्रयोग के बाद तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क रहती है कि शरद पवार क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं उसका निहितार्थ क्या है, मतलब क्या हुआ उसका। अब इस बीच में अपने अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में और कह रहे हैं कि दीदी तो गई,
उनकी सरकार गई। लेकिन बीच में जब ये शरद पवार बोल पड़े तो उनको चिंता हो गई, उनको अपनी पोती की याद आई। शरद पवार के बयान के बाद अमित शाह को याद आया कि उनकी पोती है और उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने रैली वैली सब बीच में छोड़ दी बंगाल की और चले गए गुजरात, अहमदाबाद, अपनी पोती से मिलने। अब इसको क्या कहेंगे, संजोग ही कहेंगे कि उसी समय शरद पवार भी अहमदाबाद में थे और उनके जो एक योग्य शिष्य हैं प्रफुल्ल पटेल, वो भी साथ में थे। और ये लोग गए वहाँ, सरखेज है, गांधीनगर सरखेज हाईवे, उसी पर एक जगह है शांति ग्राम, वो अडानी का गेस्ट हाउस है, गौतम अडानी का एक गेस्ट हाउस है, बड़ा सा फार्म हाउस है। तो वहीं गौतम अडानी से पता नहीं मुलाकात हुई कि नहीं हुई शरद पवार की, अगर वो चाह रहे होंगे तो ज़रूर हो गई होगी। लेकिन अखबार वाले सब लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, अखबार वाले कान लगा के बैठे हुए थे दीवार के बाहर से कि सुनाई पड़ जाए कि कौन किससे मिल रहा है और क्या बात कर रहा है। उन्होंने खबर छाप दी कि अमित शाह की शांति ग्राम में जो गेस्ट हाउस है, कॉरपोरेट गेस्ट हाउस, उसी में शरद पवार से भेंट हुई। यानी ये गुरु शिष्य वाली आप कल्पना अपने मन में रखे रहिए और उस हिसाब से देखिए। कबीर साहब तो बार बार गुरु शिष्य पर उन्होंने इतना जोर दिया है, इतनी तरह से अपनी बात कही है कि योग्य शिष्य और योग्य गुरु न मिलने पर क्या होता है, तो वो हो गया। जो शरद पवार वहाँ से गुजरात से निकले, लौट आए, उसके बाद डॉक्टरों से उनका अपॉइंटमेंट था, उनके पता चला कि तबीयत ठीक नहीं है, सर्जरी होगी, वो तो चले आए। अब उन्होंने एक गेंद हवा में उछाल दी और पकड़ने के लिए, लपकने के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे। अमित शाह भी थे। अमित शाह, जैसा भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि वो एजेंडा सेट करते हैं, बाकी लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। यहाँ शरद पवार ने एजेंडा सेट कर दिया और बाकी लोग भागे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, अमित शाह को अखबार वालों ने वहीं घेरा गुजरात में, उनसे पूछा कि आपकी शरद पवार से भेंट हुई कि नहीं हुई। तो अमित शाह बिल्कुल पवार की बिछाई जो शतरंज की चाल थी उसी पर चलते हुए कह दिया कि हर चीज़ सार्वजनिक करना ज़रूरी नहीं है। अब लीजिए साहब, ये तो न तो खंडन हुआ न पुष्टि हुई और गेंद हवा में दोबारा भागते रहिए। ये मामला जो है ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मैं इसको राजनीति समझने की का एक अध्याय मानूंगा, एक चैप्टर की तरह इसको देखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। शरद पवार राजनीति के एक मुकम्मल अध्याय हैं और उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब आप देखिए कि ये जो गेस्ट हाउस में इनकी मीटिंग हुई, अब आप लाख सफाई देते रहिए कि वो लाख अमित शाह कहते रहें कि उनको पोती से मिलना था, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और खेल किसका था? शरद पवार का। गेंद किसने हवा में मारी थी? शरद पवार ने। और पीछे कौन भाग रहा है? बाकी सारे नेता और भारतीय जनता पार्टी। और बहस हो रही कि पता नहीं ये कोई संकेत है कि महाराष्ट्र की सरकार के बारे में कुछ हो सकता है। अनिल देशमुख वाला मामला तो चल ही रहा है, तो कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार न गिर जाए। एनसीपी, उसको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ है, कांग्रेस भी उनके साथ है, तो कहीं ये उससे न जुड़ रहा हो। मतलब एक छोटी सी चीज़ जिसमें शरद पवार ने क्या कहा कोई जानता ही नहीं है। अखबारों की माने तो उनकी मुलाकात हुई, वरना तो अमित शाह कहते हैं कि वो तो निजी तौर पर अपनी पोती से मिलने आए थे, कुछ था ही नहीं। देखिए, ये है राजनीति का खेल। अब इसमें जो कहते हैं कबीर दास कि कौन गुरु है और कौन शिष्य है, ये पानी की तरह आपके सामने साफ हो जाएगा इस घटना के बाद।
ये जो शांतिग्राम गेस्ट हाउस की घटना है, इसके बाद गुरु शिष्य का वो झगड़ा खत्म। अब देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि घन घसिया जोई मिले, घन घस काढ़े धार। कि जो हंसिया लेके घास काटने वाला है, वो जहाँ का जो भी हो, वो अपना घास ही काटता रहता है। और मूर्ख ते पंडित किया, करत न लागी वार। लेकिन कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो वो तो मूर्ख को भी पंडित बना दे, इतनी क्षमता उसके अंदर होती है, गुरु के अंदर होती है। तो गुरु जी से मिलने अमित शाह चले गए। अब सिर्फ चाणक्य कह देने से, वो चाणक्य वो खुद को मानते भी नहीं हैं, लेकिन सिर्फ कह देने से कोई कुछ थोड़ी हो जाता है। वो भी समझते हैं, सब समझदार हैं राजनीति में। वो कौन कितना पढ़ा लिखा इससे मतलब नहीं, और पढ़ने लिखने से समझदारी का भी कोई मतलब नहीं है। वो समझदारी अपनी जगह है, पढ़ना लिखना अपनी जगह है। अब ये समझिए कि गुरु कहता है कि हम तो हंसिया लेके घास काटने वाले को ज्ञान दे दें, लेकिन ज्ञान दे के हम करेंगे क्या? अगर उसके बुद्धि में घुसे ही ना बात, तो फिर वो कभी कुल्हाड़ी थोड़ी बन जाएगा। वो हंसिया हंसिया ही रहेगा, कुल्हाड़ी नहीं बन जाएगा। कि हृदय ज्ञान न उपजे, मन परतीत न होए। मन में प्रीति नहीं होगी, हृदय में ज्ञान नहीं होगा। और ताको सदगुर का करे, घन घस कुल्हड़ न होए। कि वो उसको कुल्हाड़ा तो बना ही नहीं सकता, तो इसलिए योग्य शिष्य की तलाश गुरु जी को होती है और सारा जीवन रहती। कई गुरु ऐसे भी हैं जिनका भाग्य साथ नहीं देता, उनको अच्छा शिष्य नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है अधिकतर गुरुओं को मिल जाता है। और हो सकता है शरद पवार को भी अच्छा शिष्य कोई मिल ही जाए चलते चलाते, क्योंकि आखिर परंपरा तो चलानी ही है, गुरु शिष्य परंपरा भारत में। और वो कबीरदास जी सचेत करते हैं, वो कहते हैं कि शिष्य कृपण गुर स्वार्थी। अगर शिष्य जो है वो कृपण हो, कंजूस हो, उसके एक तो बुद्धि ना हो, दूसरे उसमें अपने बात को छिपा कर रखने, चोरी चोरी चीज़ें करने की आदत हो, और गुरु स्वार्थी निकल जाए किसी वजह से, तो क्या होगा? कि शिष्य कृपण गुरु स्वार्थी, मिले योग यह आए। और कीच कीच के दाग को कैसे सके छुड़ाए। कि कीचड़ से कीचड़ धोएंगे तो दाग कहाँ से मिटेगा? नहीं मिटेगा। तो इसलिए गुरु सतर्क और चेला उनसे ज़्यादा सतर्क। वरना ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हर चीज़ सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ओर से चल रहा है, खेल बहुत बड़ा है ये। अब ये तो सभी लोग कहते हैं कि अमित शाह बहुत समझदार राजनीतिक खिलाड़ी हैं, और उनके बराबर का, उनकी टक्कर का हाल फिलहाल अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कुछ लोग उनको चाणक्य लिखने लगे हैं। लेकिन अमित शाह को ये शायद अभी भी लगता है कि उनको एक अच्छे गुरु की तलाश है। जितने गुरु उनके आसपास हैं, जिन्होंने उनको बनाया, संवारा, छेनी हथौड़ी लेके तराश के इस तरह तैयार किया, लगता है कि अमित शाह जी महसूस करते हैं कि थोड़ी सी कमी रह गई है, तो वो गुरु ढूंढ रहे हैं। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि वो गुरु तलाश कर रहे हैं, और गुरु मिल जाए तो भी पूरी बात नहीं बनती, सद्गुरु चाहिए। और सद्गुरु की तलाश तो शांतिग्राम में अगर हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? शांति जहाँ नहीं होगी, अशांति होगी, वहाँ क्या करेगा गुरु और क्या करेगा शिष्य? तो ये समझिए कि ये दो अंधों को नाचनो हो जाए। अगर अच्छा गुरु न मिले और अच्छा शिष्य न मिले, और दोनों का संयोग न मिले कि वो मिल लें आपस में, तो दो अंधों को नाचनो है ये। चाहे वो राजनीति हो, चाहे जीवन हो, चाहे जीवन की कोई धारा हो,
एक अच्छा गुरु और एक अच्छा शिष्य सबकी कल्पना में रहता है, और हासिल हो जाए, होता बिरले लोगों को है, लेकिन जिसको हासिल हो जाता है उसकी चमक दुनिया देखती है। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में जब मिलेंगे तो किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए। अगर कोई प्रतिक्रिया हो तो awadhpanch@gmail.com पर लिखिए, उससे हमें मदद होगी। और अवध पंच के दूसरे कार्यक्रम भी YouTube पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अगले अंक में जब मुलाकात हो, तब तक के लिए राम राम भैया।